हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। बहुत सारे क्राइम ऐसे हुए हैं जो लिव इन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते हैं, यानी एक लड़का और लड़की प्यार मोहब्बत इश्क में लिव इन में रहते हैं बिना शादी के। बिना शादी के जो लड़के लड़की आपस में एक जगह रहते हैं उनको लिव इन कहा जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र 24 साल थी। इस पूजा नाम की लड़की को 2018 में जितेंद्र नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। इन दोनों की बातचीत शुरू होती है, मुलाकात शुरू होती है। ये सब होते होते इनको एक साल गुजर जाता है, 2019 आ जाती है। पूजा जितेंद्र से कहती है तुम मुझसे शादी करो, लेकिन जितेंद्र उससे कहता है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जब पूजा को ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा नाराज़ होती है, लेकिन जितेंद्र उसको मना लेता है। फिर पूजा कहती है ठीक है, तुम उसको तलाक दो, जो तुम्हारी पहले वाली वाइफ है उसको तलाक दो और मुझसे शादी करो। जितेंद्र का एक बेटा भी था जिसका नाम था दिव्यांशु। जितेंद्र कहता है ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, तलाक लेना होगी, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। 2019 के बाद 2020 आ जाती है। फिर कोरोना का वक्त आ जाता है। आप सब ने देखा ही है कैसी आपदा थी, कितनी परेशानियां उठाई आप सब ने, हमने। 2020 गुजर जाती है, 2021 गुजर जाती है। पूजा जितेंद्र से कहती है, 2019 में ही कह रही थी वो शादी करो, लेकिन जितेंद्र ने मना किया था। तो उसने कहा ठीक है, तुम अभी जब डिवोर्स लोगे उसके बाद ठीक से शादी करना, लेकिन फ़िलहाल तुम आर्य समाज मंदिर में तुम उससे शादी कर ही सकते हो, किसी को बताना मत, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता रहेगी। हम लोग उस मंदिर में शादी कर लेते हैं और साथ में ही रहते हैं। जितेंद्र ने भी कहा ठीक है, क्योंकि उसके भी सर पर प्यार का भूत सवार था। उसने कहा ठीक है, ये दोनों दिल्ली में ही आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। जितेंद्र एक किराए का रूम लेता है और वहाँ पर पूजा के साथ रहने लगता है। वो अपनी पहले वाली बीवी से भी बात करता है, उससे भी मिलता रहता है। उसने मुलाकात ख़त्म नहीं की थी, घर आना जाना बंद नहीं किया था, क्योंकि उसका बेटा भी था। बेटे का नाम दिव्यांशु था, मैंने आपको बताया। इसके बाद 20 गुजर जाती है, 21 गुजर जाती है, अब 2022 आ जाती है। पूजा जितेंद्र से कहती है अब कोरोना की आपदा भी ख़त्म हो गई है, कोरोना अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम मुझसे शादी करो, अब कोरोना का बहाना भी नहीं चलेगा। जितेंद्र कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, थोड़ा मुझे और वक्त दो। अच्छा, जब ये 2019 से और 2022 तक जब ये साथ में रहे तो इनको एक दूसरे की अच्छाई बुराई, अच्छी बात बुरी बात, हर तरीके की एक दूसरे की बात पता चल गई। इस समय में जितेंद्र को लगा कि शायद जो उसकी पहले वाली बीवी है वो पूजा से कहीं ज़्यादा अच्छी है और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इधर पूजा से आए दिन उसका झगड़ा होने लगा। अब जितेंद्र परेशान, करे तो क्या करे। अब जितेंद्र ने पूजा से किनारा करना शुरू किया और वो अपनी पहले वाली बीवी के साथ जाकर रहने लगा। इस बात से पूजा को बहुत गुस्सा आया और उसके दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा। वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं जितेंद्र से इसका बदला ज़रूर लूँगी। अब इस जितेंद्र का और पूजा का एक कॉमन फ्रेंड था, उससे इस पूजा ने बात की। जितेंद्र का घर इस पूजा ने देखा नहीं था, कहाँ पर रहता था, सिर्फ इसको इतना मालूम था कि वो इंद्रपुरी में कहीं पर रहता है। अब उस फ्रेंड से इसने पूजा ने पूरी जानकारी ली, उसके घर का एड्रेस लिया और उसके घर का रूटीन क्या है इसके बारे में भी जानकारी ली। उसने पूजा को बताया जितेंद्र सुबह में अपनी नौकरी पर चला जाता है, दोपहर में उसकी बीवी काम के सिलसिले में चली जाती है, वो शाम को 6 बजे आती है, दिन में उसका बेटा अकेला रहता है। 10 साल की लगभग उसकी उम्र थी। पूजा ने कहा ठीक है, और ये दोस्तों अभी की बात है, इसी महीने की 10 अगस्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
अब पूजा ने काम किया, वो अपने घर से निकली और सीधे इंद्रपुरी में पहुंच जाती है जितेंद्र के घर पर। जितेंद्र के घर का दरवाज़ा खुला था, वो सीधे घर में चली जाती है। अंदर जाती है तो देखती है बेड पर एक बच्चा सो रहा है। वो दिव्यांशु था, 10 साल का। अब वो पूजा उस सोते हुए बच्चे को देखती है। देखने के बाद उसका गला पकड़ती है और गला घोंट देती है। वो जब तक गला उसका दबाकर रखती है पूरी ताकत से, दिव्यांशु का जो 10 साल का था, जब तक उसके हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ जाते, उसकी सांसें नहीं रुक जाती। अब वो उसे पता चल गया कि ये इसकी सांसें रुक गई, जिस्म ठंडा हो गया, यानी ये अब मर चुका है। अब वो सोचती है मैं इस लाश का क्या करूं। वो उस बेड से उस बच्चे की लाश को नीचे रखती है और वो जो बेड था जितेंद्र के घर में, जिस बेड पर वो बच्चा सो रहा था, वो बॉक्स वाला बेड था। आप लोगों ने देखे होंगे, हम सबके घरों में आजकल जो बेड हैं वो बॉक्स वाले हैं, हम लोग उसमें लगेज या कपड़े वगैरह रख देते हैं। अब उसने वो बेड खोला, उसका गद्दा हटाया, उसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे, कुछ सामान था। उसने वो सामान निकालना शुरू किया, कपड़े निकालना शुरू किए। वो सब निकालने के बाद जब उसमें जगह बन गई तो उनने दिव्यांशु की लाश को उस बेड में रखा। उस लाश को रखने के बाद उसने कुछ सामान रखा और कपड़े रखे, लेकिन वो इतना भर गया कि कुछ कपड़े बाकी रह गए जो उस बेड में थे। उसने बेड को बंद किया, गद्दा जैसे पड़ा था वैसे डाल दिया और उसके बाद जो कपड़े बचे थे वो कपड़े वहीं बेड पर रख दिए और वहाँ से वो निकल गई, रफू चक्कर हो गई। अच्छा, ये दिव्यांशु जो था ये हर रोज़ 5 बजे म्यूज़िक क्लास जाता था। तो इसकी जो माँ थी, जितेंद्र की जो वाइफ थी, वो जब 2 बजे काम पर जाती है, अपने किसी काम से जाती है, तो वो अपने बेटे से बोलती है बेटा तुम अभी सो जाओ और 5 बजे तुम अपनी क्लास चले जाना। वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद अपने काम पर पहुँचती है, वहाँ से फिर एक कॉल करती है और कॉल करने के बाद अपने बेटे से कहती है बेटा तुम सो जाओ और क्लास टाइम से चले जाना। वो बोलता है ठीक है और वो सो जाती है। अब 3 बजे वहाँ पर पूजा पहुँची थी, ठीक 3 बजे। उसके बाद 5 बज जाते हैं, दिव्यांशु अपनी माँ को कॉल नहीं करता, क्योंकि दिव्यांशु जब भी क्लास के लिए निकलता था तो अपनी माँ को कॉल ज़रूर करता था कि माँ मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं म्यूज़िक क्लास जा रहा हूँ। लेकिन 10 तारीख के दिन उस बच्चे ने अपनी माँ को कॉल नहीं किया, तो उसे फ़िक्र हुई कि सो तो नहीं रहा है, अभी तक उठा नहीं, या खेल में लग गया, क्या हुआ। तो वो दिव्यांशु को कॉल करती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। वो दोबारा कॉल करती है, 2-4 कॉलें करती है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता। तो उसको थोड़ी फ़िक्र होती है और वो कहती है चलो मैं खुद ही घर जाकर देखती हूँ। अब वो फटाफट घर आती है, घर आकर देखती है तो दिव्यांशु कहीं दिखता नहीं। रूम में जब आती है तो वो देखती है बेड पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। उसे लगा दिव्यांशु ने कुछ बदमाशी में यहाँ पर ये कपड़े उपड़े फेंके हैं, लेकिन जब उसने कपड़ों को ध्यान से देखा तो वो गर्म कपड़े थे, सर्दियों के कपड़े थे। तो उसने कहा इसने बेड में से ऐसा क्या निकाला, ये क्या ढूंढ रहा था। उसने इधर उधर दिव्यांशु को देखा लेकिन दिव्यांशु कहीं मिला नहीं। पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं बताया। फिर वो घर में वापस आती है। घर में वापस आने के बाद उसने बेड में देखा, सोचा कि इस बेड में क्या देख रहा था, इसलिए उसने बेड खोला। नॉर्मली उसके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं कि अभी आगे क्या होने वाला है, वो सोच भी नहीं सकती थी। अब उसने जैसे ही बेड खोला और वो जो कपड़े उसके ऊपर से पड़े हुए थे उसकी लाश पर जैसे ही हटाए तो उसकी चीखें निकल गई। अब जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, उसके घर में आ गए, क्या बात है। उस टाइम उसको ये लग रहा था कि ये मेरा जो बच्चा है ये शायद बेहोश है, किसी ने मजाक में इसमें बंद किया है। लेकिन जब ध्यान से देखा और लोगों ने देखा तो उन्हें पहले ही शक हो गया कि शायद इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद आनन फानन में फ़ौरन उस बच्चे को वहाँ से ले जाया जाता है पास के ही निजी एक सरकारी अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर उस बच्चे को देखते हैं और मृत घोषित कर देते हैं और बताते हैं इस बच्चे की मौत हो चुकी है।
अब उन्होंने देखा उनको एक गर्दन पर उस बच्चे के निशान भी नज़र आ रहा था, इसलिए वो समझ चुके थे कि ये मर्डर का केस है, किसी ने इस बच्चे का गला घोटा है। वो डॉक्टर खुद ही पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस आती है, देखती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें क्लियर हो जाता है कि इसकी बच्चे की जो मौत हुई है वो गला घुटने से हुई है, दम घुटने से हुई है। अब जितेंद्र और उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल, उनका एक ही बच्चा था 10 साल का दिव्यांशु, बहुत परेशान। अब पुलिस चक्कर में कि कौन दुश्मन, किसने ऐसा किया होगा। जितेंद्र ने कहा हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, पता नहीं ये सब किसने किया है। इसके बाद पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि किसी को तुमने आते जाते किसी वक्त देखा। ये अब 11 तारीख आ गई थी, 10 से 11 हो गई थी, अगला दिन था। तो लोगों ने बताया हमने तो किसी को देखा नहीं। अब पुलिस दिमाग लगाती है और पास में ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करती है। अच्छा, इसके घर के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो पुलिस देखती है 3 बजे के टाइम एक लड़की इनके घर में घुसती है और वो थोड़ी देर के बाद लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास वो बाहर निकलती है। अब जैसे ही उस लड़की को जितेंद्र देखता है तो वो फौरन पहचान जाता है और बताता है ये पूजा है। अब पुलिस पूछती है ये पूजा कौन है, तो जितेंद्र बताता है ये ऐसे ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं इससे प्यार करने लगा था और ये भी मुझसे प्यार करती थी। हम लोगों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, लेकिन ये बहुत गलत लड़की है, मुझे परेशान करने लगी थी, मुझे धमकाती थी, मुझे मेरी बीवी और बच्चे से अलग करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैं अपने घर में आकर रहने लगा। अब इधर जब पूजा ने इस बच्चे को मारा था और मारकर जब निकली थी तो लगभग 3:30 पौने 4 बजे के टाइम एक कॉल जितेंद्र के पास आती है और जितेंद्र से सामने से वो एक लड़की की आवाज़ में एक लाइन कहती है। वो लड़की बोलती है जितेंद्र देखो आज मैंने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ तुमसे छीन ली, वो पूजा थी। और ये बात जितेंद्र पुलिस को बताता है। अब पुलिस इसका नंबर के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करती है कि पूजा इस टाइम है कहाँ। पूजा का नंबर स्विच ऑफ। पूजा के घर पुलिस जाती है, छापा मारती है, लेकिन पूजा नहीं मिलती। जगह जगह ढूंढा जाता है, पूजा का कुछ पता नहीं चलता। और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये सब कांड जो है वो पूजा ने ही किया है। पुलिस अब सीसीटीवी फोटोज खंगालने शुरू करती है, जितेंद्र के घर से लेकर और पूजा के घर तक। दिल्ली पुलिस लगभग 300 कैमरे चेक करती है, तो एक कैमरे में पूजा नज़र आती है, ये आप देख सकते हैं। पूजा नज़र आती है और फिर पूजा को पकड़ लिया जाता है। अब जब पूजा को पकड़ लिया जाता है तो पूजा बिना किसी घुमा फिराने के सीधे सीधे बता देती है कि हाँ मैंने ही दिव्यांशु को मारा है, उसका गला घोटा था। पुलिस ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तब पूजा ने बताया मैं जितेंद्र से बहुत प्यार करती थी और ये भी मुझसे कहता था कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका बेटा हम दोनों के बीच में आ रहा था। ये अब तक अपनी बीवी को तलाक दे चुका होता, लेकिन शायद ये दिव्यांशु की वजह से अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था और मुझसे शादी करके मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा ये जो कांटा हमारे दोनों के बीच में आ रहा है मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद खुद ब खुद जितेंद्र अपनी पहले वाली बीवी को छोड़ देगा और मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी कर लेगा। अब दोस्तों आप बताइए उसकी ये कैसी सोच थी, कितनी गलत सोच थी। उसने पहले प्यार किया, मोहब्बत की, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप प्यार मोहब्बत के लिए एक इंसान की औलाद को ही मार दो और फिर ये ख्याल रखो, ये सोचो कि वो हमें फिर मिलेगा, हमसे शादी करेगा। ये बेबुनियाद बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। दोस्तों इंसान जब क्राइम करता है तो उसके सर पर भूत सवार होता है, वो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता, लेकिन जब क्राइम हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया। दोस्तों अगर लोग जो क्राइम करते हैं अगर वो सोच लें, क्राइम करने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा,
इसकी वजह से क्या क्या होगा, क्या परेशानियां होंगी, हमारा क्या होगा, तो शायद आधे से ज़्यादा क्राइम रुक जाए। आधे से ज़्यादा क्राइम हो ही नहीं। लेकिन जो मुजरिम होता है वो कभी ऐसा नहीं सोचता और उसके ऊपर एक भूत सवार होता है। उसकी आंखें, कान, नाक सब एक धुन में सवार होती हैं और उसको बस यही लगता है कि हमें ये कत्ल करना है या इस वारदात को अंजाम देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल्ली की कहानी, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बहुत अफसोस हुआ। ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज का माहौल बहुत ख़राब है, इसलिए आप सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं आपको कल फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, जो भी मेरे इस वीडियो में नए हैं, जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाता रहूँगा। मेरी हर कहानी सच्ची कहानी होती है, मेरी कहानी झूठ नहीं होती, हर कहानी सच्ची होती है। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।